हेलो स्टूडेंट। आज इससे पहले थोड़ी देर पहले हम लोग सिस्टम थ्योरी के बारे में जान रहे थे, वो पूरा हो गया। अब हम लोग राजनीति शास्त्र के अध्ययन के संबंध में नया थ्योरी यानी सिद्धांत, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करें। संरचनात्मक यानी कि संरचना। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, संरचना का मतलब होता है ढांचा। तो ढांचा तो कई तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम ढांचा को ऐसे राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम ऐसे समझें कि राजनीतिक व्यवस्था एक शरीर है और उस व्यवस्था के अंदर अन्य संस्थाएं जो होती है या हैं वो शरीर के अंग हैं। जाहिर सी बात है कि शरीर का तरीका है, लेकिन शरीर के जो अंग होते हैं उनकी कार्य प्रणाली, उनके कामों की वजह से ही शरीर की अहमियत होती है। यहाँ पर सवाल ये है कि अब यहाँ पर बात ये होता है कि ढांचा और उसका काम, इसी को संरचनात्मक और कार्यात्मक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक ढांचा है और जो उसको काम करता है। अब सवाल ये है कि शरीर जो होता है या है उसकी भी अहमियत तब है जब अंग उसके साथ काम, उनके अंग काम करते हैं, और अंगों की भी अहमियत तभी रह जाती है जब वो शरीर से जुड़ा हो। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले काम को संरचनात्मक और कार्यात्मक थ्योरी के नाम से जाना या समझा जा सकता है। एक चीज और कि संरचनाएं तो कई तरह की हो सकती है, लेकिन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत संरचना सिर्फ हम उन्हीं को कह सकते हैं जो किसी भी तरह के काम करते हैं। जैसे राजनीतिक दल वगैरह चुनाव में भाग लेते हैं, ये सब काम करते हैं। इस तरह का जो काम करते हैं उसको ही संरचना के नाम से जान सकते हैं या कहा जा सकता है। यानी कि एक संरचना और संरचना के द्वारा किए गए काम। अब है कि कार्यात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक। तो कार्यात्मक का मतलब ये होता है कार्य, यानी किसी तरह का कोई काम का होना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी संस्थाएं कौन सा काम करती है, कैसे करती है और किन परिस्थितियों में करती है, इसको आधार बनाकर राजनीतिक व्यवस्था की अध्ययन के लिए आमंड के द्वारा संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति शास्त्र में संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का अपना खासा योगदान है। समान अर्थ में व्यवहारवाद की मूल मान्यता यह है कि समाज तथा राजनीतिक पद्धति को कायम रहने के लिए उनके अंदर कुछ आवश्यक कामों का संपादन होना चाहिए या काम होते रहने चाहिए। उदाहरण के लिए समाज में मनुष्य तथा मनुष्यों के समूहों की कुछ आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, सुरक्षा, संस्कृति, उत्थान आदि का पूर्ति होना। कहने का मतलब ये है कि समाज जो है उसके लिए मनुष्यों का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि जब मनुष्य होंगे तो मनुष्यों का
समूह भी होगा। और जो मनुष्य होंगे, मनुष्यों के समूह है, तो उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे भोजन, आवास, ऐसी समस्याएं, इसका निवारण करना जरूरी होगा। व्यवहारवाद के अंदर समाज तथा राजनीतिक पद्धति को बने रहने या कायम रहने से जुड़े इन कामों के करने की प्रक्रिया को कार्यात्मक कहते हैं। व्यवहारवादियों का कहना है कि ये कार्यात्मक आवश्यकताएं समाज के भीतर अपने संपादन के लिए, यानी कि अपने कामों को करने के लिए मानकों, यानी कि नॉर्म्स, आडंबर, तौर पर बहुत सारी चीजें होती तथा संस्थाओं को स्थापित करती है, जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के लिए व्यक्तियों को नियंत्रित एवं समन्वित करती है। यानी कि ये सब जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए संस्थाएं जो होती हैं, वो व्यक्तियों को क्या करती है, समन्वित, यानी कि आपस में जोड़ती है और उसको नियंत्रित करती है। अब हम लोग बात करेंगे संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम पर आमंड के विचार। आलमंड व्यू ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। राजनीति शास्त्र में आमंड ने व्यवस्था की कार्य प्रणाली संरचनात्मक, कार्यात्मक रूप प्रदान किया है। आमंड ने समाज तथा राजनीतिक पद्धति के अंदर विभिन्न लोगों और संस्थाओं द्वारा अदा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करता है और इन भूमिकाओं को संरचना में बदलते हुए माना है। यानी कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, काम करती हैं, वो संरचना में, यानी काम करने के लिए स्ट्रक्चर को खड़ा करने, वो कहता क्या है कि जो इस तरह की जरूरतें या लोग चीजें हैं, उसको पूरा करने के लिए संरचनाएं, यानी कि संस्थाओं का स्थापित करने को माना है। उन्होंने बतलाया है कि संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। ये संरचनाएं समाज के अंदर विभिन्न तरह के कार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आमंड ने राजनीतिक प्रणाली के अंदर विभिन्न संरचनाओं द्वारा निम्नलिखित 7 तरह के कामों को होते हुए या संपादित होते हुए पाए। इसमें सबसे पहला है राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि राजनीति का समाजीकरण, उसकी राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने को और उसके भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जो होती है, उसको राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। दूसरा, राजनीतिक भर्ती। तो होता क्या है कि राजनीतिक भर्ती आमतौर पर राजनीतिक दल करते हैं, अपने दल के अंदर लोगों को बुलाते हैं, इन्हें शामिल करने की कोशिश करते हैं और अपनी विचारधारा का समाजीकरण, यानी कि समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक संचालन, यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये है कि राजनीति
की जानकारी, राजनीतिक संचार यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जनता को बताना। चौथा है हित योजन एवं एकीकरण, इंटरेस्ट एक्चुअल एंड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि दुनिया समाज के अंदर कई तरह के हित समूह और दबाव समूह पाए जाते हैं और अपने हितों के लिए लोगों के साथ जुड़ने या कम्युनिकेशन करने की एक प्रक्रिया जो है उसके बारे में वो कहता है कि ये समाज के अंदर पाए जाते हैं। हित समूह और दबाव समूह होते भी हैं। और पांचवा है कानून या नीति निर्माण, मतलब कानून को बनाना और पॉलिसी का निर्माण करना। छठा है कानून या नीति कार्यान्वयन। कहने का मतलब ये है कि आप जो कानून बनाते हैं या संस्थाएं बनाती हैं या पॉलिसी बनाती हैं उनका कार्यान्वयन यानी कि वो लागू होना जरूरी है। फिर सातवां है कानून या नीति निर्णय। कहने का मतलब ये है कि कानून या नीति निर्णय यानी कि जो कानून बनाया जाता है वो लागू होता है कि नहीं होता है। आमन इन 7 विषयों को, आमन इन 7 चीजों के बारे में कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इन 7 चीजें पाई जाती हैं।